नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर फर्स्ट के मेजर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो पेपर है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इस पेपर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस भी स्टूडेंट के पॉलिटिकल साइंस एज ए मेजर पेपर है, उनके लिए क्लास रहने वाली है खास। ये आपका सिलेबस है और चलिए हम करते हैं शुरुआत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की विद यूनिट वाइज। पहली यूनिट यानी कि यूनिट फर्स्ट से पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपका क्या अभिप्राय है। इंडियन नेशनल मूवमेंट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल of Indians against British colonial rule टू अचीव इंडिपेंडेंस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आशय है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु भारतीयों द्वारा किए गए संगठित संघर्ष से। इट क्रिएटेड पॉलिटिकल अवेयरनेस, नेशनल यूनिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज अमंग द पीपल, यानी कि इस आंदोलन ने या इन आंदोलनों ने जनता में राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार किया, राष्ट्रीय एकता की भावना सिखाई और साथ ही में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास भी किया। तो जो ब्रिटिश शासन था उसके विरुद्ध भारतीयों ने जो संगठित तौर पे जो आंदोलन किया था, जो प्रयास किए थे, उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या भूमिका रही है, स्पष्ट कीजिए। The Indian National Congress played a central role in the freedom struggle by leading mass movements, promoting unity, and demanding self-government through constitutional and non-violent methods। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जन आंदोलनों का नेतृत्व करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देकर और संवैधानिक और अहिंसक तरीकों से स्वशासन की मांग करके स्वतंत्रता संग्राम में केंद्रीय भूमिका निभाई। तो हम कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक क्रूशियल रोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर दी सोशलिस्ट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी कौन थे। द सोशलिस्ट एम्फसाइज्ड सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक जस्टिस एंड रिमूवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि समाजवादियों ने सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और शोषण की समाप्ति पर बल दिया था। दे सपोर्टेड द राइट्स ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स एंड एडवोकेट रेडिकल सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि उन्होंने श्रमिकों और किसानों के अधिकारों का समर्थन करते हुए तथा उग्र सामाजिक आर्थिक सुधारों की वकालत करने का भी काम किया, यानी कि उसको भी उन्होंने समर्थन दिया। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द हिंदू महासभा, हिंदू महासभा क्या थी। द हिंदू महासभा वाज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्ड टू प्रोटेक्ट हिंदू इंटरेस्ट एंड प्रमोट हिंदू आइडेंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि हिंदू महासभा एक राजनीतिक संगठन था जिसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के काल में हिंदू हितों की रक्षा करने और हिंदू पहचान को बढ़ावा देना, जिसका क्या था, उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन द नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका क्या है, बताइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फोकस्ड ऑन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन एंड नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सामाजिक संगठन, अनुशासन और राष्ट्रीय एकता पर ध्यान केंद्रित किया। इट कंट्रीब्यूटेड थ्रू कल्चरल नेशनलिज्म रादर देन डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन मास मूवमेंट, यानी इन्होंने या इसने राष्ट्रीय सेवक संघ ने जन आंदोलनों में प्रत्यक्ष भागीदारी के बजाय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलनों में क्या दिया था, योगदान किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, भारत की संविधान सभा क्या थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी formed to draft the constitution of independent India and to reflect the aspirations and ideals of its people। संविधान सभा एक प्रतिनिधि निकाय थी जिसका गठन स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए किया गया था तथा जो जनता की आकांक्षाओं और आदर्शों को प्रतिबिंबित करती थी। यानी कि संविधान का जो संविधान सभा है उसका निर्माण या उसका गठन संविधान के निर्माण हेतु किया था, जो कि भारत की जनता को प्रतिनिधित्व भी करती थी। व्हेन एंड व्हाई वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड, संविधान सभा का गठन कब और क्यों किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946 अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान टू प्रिपेयर ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया आफ्टर द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल। संविधान सभा का गठन 1946 में
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करने हेतु किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व समझाइए। द प्रियम्बल डिफाइंस द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन by declaring India as sovereign, socialist, secular, democratic republic and ensuring justice, liberty, equality and fraternity। स्व प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रकृति और उद्देश्यों को परिभाषित करती है, जिसमें भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। साथ ही में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी भी दी गई है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर, जो कि फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार क्या है। फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल सिटीजन्स। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा सभी नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार है। ये दे एंश्योर फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम आर्बिट्री एक्शंस ऑफ द स्टेट, यानी कि ये समान ये स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करते हैं तथा नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्यवाहियों से संरक्षण प्रदान करते हैं। और इनकी संख्या मूल संविधान में 7 थी और अभी वर्तमान में कितनी है, 6 है। मेंशन एनी 4 फंडामेंटल राइट्स, यानी किन्हीं 4 मौलिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए। 4 फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड राइट टू इक्विलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटीड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 4 मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए हैं। व्हाट आर दी फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मोरल ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक कर्तव्य संविधान में उल्लेखित नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं। दे प्रमोट पेट्रोटिज्म, यूनिटी, डिसिप्लिन, रेस्पेक्ट फॉर नेशनल सिंबल्स एंड हार्मनी इन सोसाइटी। ये देशभक्ति, एकता, अनुशासन, राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान तथा सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। व्हाट इज मीन्ट बाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गाइड द स्टेट इन मेकिंग पॉलिसीज फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यानी नीति निर्देशक तत्व है राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय हेतु नीतियां बनाने में मार्गदर्शन देते हैं। दो नॉट एनफोर्सिएबल बाई कोर्ट्स, दे एम टू एस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट, यानी कि इनको न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, फिर भी ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य रखते हैं। और नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से लिया हुआ है, इस बात को आप कमेंट में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया समझाइए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाई पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 थ्रू स्पेशल मेजोरिटी एंड इन सम केसेस विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद द्वारा विशेष बहुमत से तथा कुछ मामलों में राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति में से संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 क्या था। आर्टिकल 370 ग्रांटेड स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेटस to Jammu and Kashmir by allowing a separate constitution and limited application of Indian laws। अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया, जिसके अंतर्गत उन्हें अलग संविधान और भारतीय कानूनों की सीमित लागूता की अनुमति प्रदान थी। एक्सप्लेन आर्टिकल 35 ए, अनुच्छेद 35 ए की व्याख्या कीजिए। आर्टिकल 35 ए एम्पावर्ड द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट एंड प्रोवाइड देम स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस, यानी कि अनुच्छेद 35 ए ने जम्मू कश्मीर की विधानसभा को स्थायी निवासियों की परिभाषा तय करने तथा उन्हें विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का मूल ढांचा क्या है। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लिमिट्स पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मूल ढांचा सिद्धांत
संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर सीमा लगाता है। कोर फीचर्स लाइक डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड रूल ऑफ लॉ कैन नॉट बी अल्टर्ड। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और विधि का शासन जैसे मूल तत्वों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब हम बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की ओर। पहला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन यूनियन। राष्ट्रपति भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन यूनियन? तो दैट टाइम योर आंसर विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ही एक्ट्स एज द सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव एंड परफॉर्म्स फंक्शंस एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन। वह औपचारिक कार्यपालिका के रूप में संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करता है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, व्हाट आर दी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति की शक्तियां बताइए। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड इमरजेंसी पावर्स। राष्ट्रपति कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिक तथा आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द यूनियन आर टेकन इन हिज नेम। संघ के सभी कार्यकारी कार्यवाही उसके नाम से की जाती है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि संघ के जितने भी काम होते हैं किसके नाम से किए जाते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैबिनेट? मंत्रिमंडल क्या है? द कैबिनेट इज ए ग्रुप ऑफ सीनियर मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वरिष्ठ मंत्रियों का समूह होता है। इट टेक्स मेजर पॉलिसी डिसीजंस एंड इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडिया। यह प्रमुख नीतिगत निर्णय लेता है और भारत की वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका यही है, भारत की रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है या क्या कौन होती है? तो योर आंसर विल बी कैबिनेट। नेक्स्ट है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया? भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है तथा मंत्री परिषद का नेता होता है। ही प्लेज ए की रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वह नीति निर्माण और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आपके लिए क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया? कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोकसभा? लोकसभा क्या है? देखो, संसद के तीन पार्ट है। संसद यानी पार्लियामेंट के तीन पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को लोअर सदन कहते हैं, कि लोअर हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि लोकसभा संसद का निम्न सदन है जिसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उन्हें एमपी कहते हैं। लोकसभा के एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इनका जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट लोगों द्वारा किया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ सिटीजन्स एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। यह जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और कार्यपालिका पे नियंत्रण रखती है। आपके लिए क्वेश्चन है कि अभी वर्तमान में भारत की कौन सी लोकसभा कार्यरत है, यानी कि कौन सी लोकसभा के चुनाव अभी हाल ही में हुए थे। ये क्वेश्चन आप, इसका आंसर आप कमेंट में कीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द राज्यसभा? राज्यसभा क्या है? राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इट इज ए परमानेंट बॉडी एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। यह एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। आपके लिए क्वेश्चन है कि राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं वह कितने साल से रिटायर होते हैं, यानी कि उनकी सेवानिवृत्ति कब होती है? इसका आंसर आप करेंगे कमेंट। अब मैं आपसे क्यों कमेंट मांग रहा हूँ, ताकि आप गूगल कर करके इनके जो बच गया, जो एक एस्पेक्ट इनका जो बच गया है, उस एस्पेक्ट को भी आप क्या कर सको, पढ़ सको। इसलिए इन सारे क्वेश्चन के आपको आंसर कमेंट करने हैं। हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द लोकसभा एंड मेंटेन्स ऑर्डर। लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है और अनुशासन बनाए रखता है। ये एंश्योर्स स्मूथ कंडक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, यानी कि वह संसदीय कार्यों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है। आपके लिए क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर। संघीय विधायिका का महत्व बताइए। द यूनियन लेजिस्लेचर मेक्स लॉज फॉर द कंट्री, कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव एंड रिप्रेजेंट्स द पीपल इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम।
संघीय विधायिका देश के लिए कानून बनाती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अब हम पहुंच गए हैं यूनिट फोर्थ में। यूनिट फोर्थ का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया? भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या है? द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। इट प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंश्योर जस्टिस थ्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, यानी कि यह संविधान का रक्षा करता है और कानूनों की व्याख्या द्वारा न्याय सुनिश्चित करता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि संविधान का रक्षक कौन है? तो योर आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय के की संरचना बताइए। The Supreme Court consists of the Chief Justice of India and other judges appointed by the President as per the constitutional provisions। सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुसार की जाती है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं कि वर्तमान सीजीआई कौन है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइप में कौन है। और एक दूसरा क्वेश्चन ये कि सीजीआई की जो नियुक्ति होती है, यानी कि जिसका अपॉइंटमेंट होता है, वो किस मेथड से होता है। ये दो क्वेश्चन आप सर्च करके इसके आंसर आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां क्या है? द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल, अपीलेट, एडवाइजरी एंड रिट जुरिस्डिक्शन। सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक, अपीलीय, परामर्शात्मक तथा रिट क्षेत्राधिकार होता है। इट एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान के संरक्षक का कार्य करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट कितनी तरह की रिट इश्यू कर सकता है या कितने तरीके की रिट जारी करता है? रिट का मतलब होता है जनहित याची ना, वो तो आईपीएल होती है। रिट आपको रिट ही बतानी है, कितनी तरीके की रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी कि केंद्र राज्य संबंध क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशन डिफाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स। केंद्र राज्य संबंध प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय मामलों में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को परिभाषित करने का कार्य करता है। यानी कि अपने, क्योंकि अपने यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी है, अपने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, इन दोनों के बीच में चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो, चाहे लेजिस्लेटिव काम हो या चाहे फाइनेंशियल मैटर्स हो, इन सब के जो रिलेशन होते हैं उन्हें हम सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध बताइए। लेजिस्लेटिव रिलेशंस आर बेस्ड ऑन यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट विच डिवाइड लॉ मेकिंग पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। यानी कि जो विधायी संबंध है वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर आधारित होते हैं, जो कि केंद्र और राज्यों के बीच कानून निर्माण की शक्तियों को बांटते हैं। यानी कि हमारी कंट्री में या यूँ कहें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट होती है, इस पे जो सब्जेक्ट लिखे होते हैं उन पे कानून बनाने का जो राइट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को पावर होता है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों को ही पावर होता है। अगर मतभेद होता है तो सेंटर की उसमें चलती है। तभी हम कहते हैं, जैसे पुलिस है, पुलिस स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, ऐसे आपको नाम सुनने को मिलते हैं। लेकिन आर्मी किस में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है। तो कभी आपने नहीं सुना होगा राजस्थान आर्मी, इंडियन एक ही बोला जाता है, इंडियन आर्मी। तो जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस है वो लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, डिवाइड करते हैं, जो कि कानून बनाने की जो पावर है उसको क्या करती है, डिवाइड करती है। व्हाट आर फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट? केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध क्या है? अब वहीं देखो, सेंटर गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच पैसों को लेकर टकरार ना हो, या यूँ कहें इन दोनों के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो मॉनिटर या वह रेगुलेट होते हैं किसके लिए, किसके साथ? यूनियन फाइनेंस कमीशन, यूएफसी कह सकते हैं। यूनियन जो फाइनेंस कमीशन है उसके जरिए ये क्या होता है, रेगुलेट होते हैं। फाइनेंशियल रिलेशंस डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, टैक्सेस, ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। वित्तीय संबंध केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व, करों, अनुदानों और वित्तीय सहायता के वितरण से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया? मैं इससे पहले इस क्वेश्चन में वापस आता हूं। तो जो फाइनेंस कमीशन है इंडिया का, अभी वर्तमान का जो वित्त आयोग है वह कौन से नंबर का वित्त आयोग है और उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोबारा कह रहा हूँ, पेपर यूनिवर्सिटी
पता नहीं कैसे बना रही है, आपसे करंट के क्वेश्चन भी या करंट के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों को आप ज़रूर सर्च करें और इन चीज़ों को आप ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारत का निर्वाचन आयोग क्या है? द Election Commission is an independent constitutional body responsible for conducting free and fair elections in India. निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संवैधानिक संस्था है जो कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी होती है। आपके लिए क्वेश्चन है, वो इज द प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया? भारत का वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग की शक्तियां बताइए। द इलेक्शन कमीशन सुपरवाइजेज इलेक्शंस, प्रिपेयर इलेक्ट्रोल रोल्स, एनफोर्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड एंश्योर्स फेयर इलेक्ट्रोल प्रैक्टिसेस। यानी कि निर्वाचन आयोग चुनावों की निगरानी करता है, मतदान सूचियां तैयार करता है, आदर्श आचार संहिता लागू करता है तथा निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया भी सुनिश्चित करता है। ये सारे काम कौन करता है? इलेक्शन कमिश्नर करता है या इलेक्शन कमीशन करता है। अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हम मैंने जितने भी क्वेश्चन है सबको आंसर के तौर साथ रखा है। मैं सारी बातें तो पढ़ के नहीं बताऊंगा वरना बेवजह क्लास अपनी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन है, डिस्कस द ग्रोथ एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास और राजनीतिक प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामाइन द रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड आरएसएस इन द नेशनल मूवमेंट। राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आरएसएस की भूमिका का परीक्षण कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। संविधान सभा के गठन और प्रस्तावना के महत्व का वर्णन करो। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के महत्व की व्याख्या कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड देयर इंपॉर्टेंस। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तथा उनके महत्व की चर्चा कीजिए। और एक क्वेश्चन है यहाँ से आप देख पा रहे हो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द अमेंडमेंट प्रोसेस विद रेफरेंस टू आर्टिकल 370। अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा तथा अनुच्छेद 370 के संदर्भ में संशोधन प्रक्रिया को समझाइए। इसी हिसाब से आप यूनिट थर्ड में भी क्वेश्चन देख पाओगे। डिस्कस द पावर्स एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति और शक्तियों की विवेचना कीजिए। और एक क्वेश्चन और है, एक्सप्लेन द रोल एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट इन इंडिया। भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की भूमिका तथा शक्तियों की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमने इस पीडीएफ में रखे हैं, आप सारे क्वेश्चंस पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर। संघीय विधायिका की संरचना, शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंपोजिशन, पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, शक्तियां तथा क्षेत्राधिकार समझाइए। एंड एक क्वेश्चन है, डिस्कस द सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया। भारत में केंद्र व राज्यों संबंधों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है या फिर डायरेक्ट आपसे इलेक्शन के रिगार्डिंग या फाइनेंस के रिगार्डिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। इस पेपर की जो पीडीएफ है दोस्तों, वो मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट पे। और वेबसाइट पे आप जब जाओगे तो वेबसाइट में जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल टैब पे आप क्लिक करोगे तो सेमेस्टर फर्स्ट के फोल्डर में आपको मेजर पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन एंड आंसर के नाम से ये फाइल आपको एक्सेस करने के लिए मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और हमारा यही प्रयास है कि आपके लिए हम हमेशा कुछ अच्छा मटेरियल लेके आए ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे सके, अच्छे से आप पढ़ सके। तो ये थी हमारी क्लास पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द बीए सेमेस्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेगमेंट्स की। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। हमारी तरफ से एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और एग्ज़ाम देकर इधर आके कमेंट किया करें कि कैसी रही आपकी एग्ज़ाम। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में बाद में। इसके लिए शुभकामनाएँ आपको एग्ज़ाम के लिए फिर से। धन्यवाद, शुक्रिया।